गुड आफ्टरनून सभी लर्नर्स को एंड वेलकम टू द वेबिनार सीरीज बाय डॉक्टर वीके भगत सर। मैं डॉक्टर अनुश्री गुप्ता फ्रॉम बीजेन रडार ओपस टीम। आज का सेकंड सेशन है वेबिनार सीरीज का, जिसका टॉपिक है हाउ टू बिकम अ क्लासिकल होम्योपैथिक रेपर्टोरियन डॉक्टर विद द हेल्प ऑफ रडार ओपस सॉफ्टवेयर। आज का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ डिजीज एंड क्योर अकॉर्डिंग टू आवर मास्टर हेनेमन विद इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। ये सेकंड सेशन है हमारी वेबिनार सीरीज का बाय डॉक्टर वीके भगत सर। प्रीवियस सेशन देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रडार ओपस इंडिया पर जाकर प्रीवियस सेशन को व्यू कर सकते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी डॉक्टर वीके भगत सर का। डॉक्टर भगत एक वेल नोन फिजिशियन एंड टीचर हैं इन द फील्ड ऑफ होम्योपैथी। डॉक्टर भगत को अबाउट 35 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। सर प्रोफेसर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता में इन द डिपार्टमेंट ऑफ केस टेकिंग एंड रिपोर्टरी। सर ने अपनी एमडी डिग्री ईयर 2006 में कंप्लीट करी है एंड सर सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने एक्यूट एंड क्रॉनिक केसेस को विद द हेल्प ऑफ रडार ओपस सॉफ्टवेयर। इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर बीके भगत सर को कि सर आप प्लीज अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून डियर डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स एंड लवर्स ऑफ होम्योपैथी। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले जो हम लोग टॉपिक पर बात किए थे वो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ होम्योपैथी और इसकी एडवांटेज। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है वो है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ डिजीज एंड क्योर अकॉर्डिंग टू आवर मास्टर हेनीमैन विद इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसके पहले होम्योपैथी की कंसेप्ट हम लोग को पता चल चुका है। हम लोग को ये भी पता चल चुका है कि होम्योपैथिक सिस्टम है क्या, इसकी एडवांटेज मेरिट कितने प्रकार। इससे हम जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे जो हमारा इस सीरीज वेबिनार का जो लक्ष्य है, ये हाउ टू बिकम ए क्लासिकल होम्योपैथिक रेपर्टोरियन डॉक्टर विद द हेल्प ऑफ रडार ओपस सॉफ्टवेयर। अंत में आप लोग निश्चित रूप से इस चीज को ध्यान देंगे। ये जो कंक्लूजन निकल के आएगा, जिस पर हम एक के बाद एक सीरीज हर 15 दिन पर हम देने जा रहे हैं, अंत में कंक्लूजन होगा कि हम कैसे होम्योपैथिक रेपर्टोरियन डॉक्टर बनेंगे। इस सीरीज के माध्यम से हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। ये मेरा प्रयास अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, अपने टीचिंग के माध्यम से ये कोशिश करेंगे ये आपके बीच ये कंसेप्ट हम दे पाए। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वह कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एज ए होल। हु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो डिफाइन किया है, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि हेनीमैन साहब ने हेल्थ के ऊपर, डिजीज के ऊपर, क्योर के ऊपर उन्होंने क्या कहा, और जिस डिजीज को लेकर के हम ट्रीटमेंट करेंगे उस डिजीज की क्लासिफिकेशन को भी हम समझने की कोशिश करें। तो चलिए डॉक्टर्स, शुरुआत करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के साथ। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely the absence of disease or impairment। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि स्वास्थ्य सिर्फ फिजिकल और मेंटली और सोशली अच्छा बन जाने से ही हेल्थ होगा।
ये तभी संभव है जब हम अपनी प्रॉब्लम को लेकर के, डिजीज को लेकर के, अपने कमजोरियां को लेकर के, यदि वह कंप्लेंट्स ठीक भी हो जाए लेकिन उसके बावजूद भी हम यदि फिजिकली, मेंटली एंड सोशली ठीक नहीं हो पा रहे तो वह हेल्थ नहीं कहलाएगा। और ये हेल्थ का जो डेफिनेशन जिनके द्वारा आया वह हिपोक्रेट्स एंड हिज स्कूल। हिपोक्रेट्स is considered to be the father of modern medicine and health. हिपोक्रेट्स ही एकमात्र हमारे फादर हैं जिन इस हेल्थ के बारे में उन्होंने बताया। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू आवर मास्टर हेनीमैन। अब हम लोग समझेंगे जो हमारे हेनीमैन साहब ने हेल्थ के बारे में क्या कंसेप्ट दिया है। उनका कहना है स्टेट ऑफ हार्मोनियस ट्यूनिंग ऑफ द लाइफ फोर्स। हमारा जो लाइफ पावर फोर्स है, जो जीवनी शक्ति है, जो सही मायने में यदि सही वर्क कर रहा है, सही ऑर्डर में सही काम कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम हेल्दी है। इन होम्योपैथी हेल्थ इज ए कंसीडर्ड ए मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। और उनका ये भी कहना है, ये चूंकि होम्योपैथी की जन्मदाता हेनीमैन साहब खुद है, इसलिए उन्होंने इस बात को भी साबित कर रहे हैं कि तभी हम स्वस्थ हैं जब मेंटल, फिजिकल और इमोशनली हम सही हैं। डिजीज is the dynamic disturbance of harmonious relation between the material body and vital force that stimulates the body in। जो डिजीज है वह हमारे डायनेमिक डिस्टर्बेंस के चलते होता है। उनका कहना है जो रिलेशन हमारा बॉडी और हमारे वाइटल फोर्स, जीवनी शक्ति के बीच बना हुआ। इस जीवनी शक्ति और वाइटल फोर्स जिसको हम कहते हैं, ये मटेरियल बॉडी, ये दोनों का ही तालमेल सही रूप से प्रॉपरली चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी हैं। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ हेल्थ बाय हेनीमैन। हेनीमैन साहब क्या कह रहे हैं कि हम यदि हेल्दी रहना चाहते हैं, रहेंगे, तो उनका कुछ सुझाव है जिस पर हम लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से हम हेल्दी स्टेट को पाएंगे। वह है फ्रेश एयर, बेड रेस्ट, प्रॉपर डाइट, सनशाइन, पब्लिक हाइजीन and numerous other beneficial measures at a time when many other physicians consider them of no value। बोले ये सभी जो फ्रेश एयर है, बेड रेस्ट है, प्रॉपर डाइट है, हमारा सनशाइन, पब्लिक हाइजीन से रिलेटेड जो भी हमारी है, उस सब को यदि हम लोग मेंटेन करते हुए यदि हम चलते हैं तो हमारा शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। मैन इज टू बी called healthy, he must possess all 5 aspects of health। ये हम एक मैन जो हेल्दी अपने आप को रखना चाहता है, ये 5 चीज पर हम लोग को निश्चित रूप से ध्यान देना पड़ेगा। पहला फिजिकल हेल्थ, दूसरा मेंटल हेल्थ, तीसरा सोशल हेल्थ, चौथा स्पिरिचुअल हेल्थ एंड फिफ्थ इमोशनल हेल्थ। फिजिकली उतना ही हमें सही रहना है, मेंटली भी सही रहना है, सोशली सामाजिक रूप से भी, स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से भी, और इमोशनली यदि हम लोग सही रह पाते हैं तभी हम अपने आप को एज ए मैन हेल्दी कहलाएंगे। कंसेप्ट ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू आवर मास्टर हेनीमैन। हेनीमैन साहब के हिसाब से डिजीज की कंसेप्ट क्या करते हैं, ये हम लोग जानते हैं। ये हेनीमैन साहब ने जो कहे वह derangement of the vital force is known as disease। That means the disease is the dynamic disturbance of harmonious relations between the material body and vital force that stimulates the body in health। जो vital force है, ये जीवनी शक्ति जिसके माध्यम से हमारा बॉडी
फंक्शनली सही रूप से कर रहा है। इसके अंदर यदि कभी भी किसी भी अवस्था में यदि डिरेजमेंट हो जाता है, डिस्टरबेंस हो जाता है, और वह डिस्टरबेंस यदि लक्षण के रूप में दिखाई पड़ रहा है तो निश्चित रूप से हम बीमार हैं, डिजीज अवस्था में है। ये हैनमैन साहब की कहना है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू हु डिजीज के बारे में क्या कहा, हु डिजीज के बारे में जो कह रहे हैं उसको हम लोग समझें। देन abnormal condition that affects the structure or functions of part or all of the body and is usually associated with a specific sign and symptoms. World Health Organization की जो definition वो है कि abnormal condition that affects the structure or functions of part। यदि किसी भी कारणवश यदि हमारे जो पार्ट है बॉडी का उसकी फंक्शंस, उसकी स्ट्रक्चर है ना, उसकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का यदि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, नॉर्मल स्थिति में ला रहा है, तो वह कुछ साइन एंड सिम्टम्स के माध्यम से प्रकट हो। जो साइन एंड सिम्टम्स के माध्यम से हमारा बॉडी का यदि कोई भी स्ट्रक्चर और एबनॉर्मल कंडीशंस दिखाई पड़े साइन एंड सिम्टम्स के माध्यम से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे डिजीज का डेफिनेशन दे रहा है। लेकिन हमारे एनिमल साहब ने जो दुआ है दिए हैं, आप देख रहे हैं, तो उनका कहना है कि एज ए होल विद द डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी या वाइटल प्रिंसिपल हम कह सकते हैं, इसमें यदि किसी भी तरह का गड़बड़ी पैदा होता है तो उसी को हम डिजीज कहें। Definition of allopathy: a system in which medical doctors and other health care such as nurses, pharmacists and therapists treat symptoms and disease using drugs, radiations and sunlight। यदि एलोपैथिक साइड से यदि इसकी डेफिनेशन को हम लोग देखें, ये डिजीज के बारे में क्या कह रहे हैं, तो उनका कहना है ये मेडिकल डॉक्टर्स और हेल्थ केयर, जो हेल्थ केयर में नर्स होते हैं, फार्मासिस्ट, थेरेपिस्ट जो भी होते हैं, उन लोग यदि सिम्टम्स को डिजीज के हिसाब से वो ड्रग के माध्यम से, रेडिएशन के माध्यम से, सर्जरी के माध्यम से यदि वो ठीक करता है तो वह डिजीज है। तो डॉक्टर्स ये हम लोग जान चुके ये हेल्थ और जो डिजीज है इसकी एलोपैथिक सिस्टम से क्या डेफिनेशन है, हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या डेफिनेशन है, हमारे हैनीमैन साहब के द्वारा क्या उनकी कंसेप्ट है, ये अब तक हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे ये इसकी कंसेप्ट ऑफ क्योर इन होम्योपैथी। होम्योपैथी में क्योर की कंसेप्ट क्या है? इट इज बेस्ड ऑन टू अनकन्वेंशनल थ्योरीज लाइक क्योर्स बाय द notion that a disease can be cured by a substance that produces similar symptoms in healthy people। ये थ्योरी जो कंसेप्ट जो हैनीमैन साहब ने दिए हैं वह है लाइक क्योर्स लाइक। डॉक्टर्स इसके पहले भी हम डिजीज का कंसेप्ट के समय, बेसिक कंसेप्ट के समय होम्योपैथी के बारे में हम बताए थे, उसमें लाइक क्योर्स लाइक के बारे में क्लियर बताया गया था। तो आज भी इस बात को हमको समझना है डिटेल में, ये जो क्योर की जो बातें हैं होम्योपैथिक फील्ड में, वह क्योर जो मैन है, जो व्यक्ति विशेष है, उसके ऊपर कोई भी डिजीज के हिसाब से जब वह ग्रसित होता है तो वह तभी क्योर हो संभव है कि वह हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर प्रूविंग होने के बाद जो साइन एंड सिम्टम्स उत्पन्न हुआ है वह साइन एंड सिम्टम्स यदि आर्टिफिशियल डिजीज सिम्टम्स जो मेडिसिन है, जो हमारी मैथमेटिका के अंदर प्रूव्ड मेडिसिन जो आर्टिफिशियली प्रूव्ड हुआ है हेल्दी ह्यूमन पर, उसकी सिम्टम्स को यदि हम
सिम्टम्स सिमिलरिटी मिलाते हैं और उस सिमिलर के आधार पर यदि हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो तभी हम क्योर कर पाएंगे। इसके लिए हेनमैन साहब ने 26 अफोरिज्म में नेचर्स लॉ ऑफ क्योर के बारे में स्पष्ट रूप से कहा है। द वीकर dynamic affections is permanently extinguished in the living organism by a stronger one. If the latter, whilst differing in kind, is very similar to the former in its manifestation. Nature's law of cure के बारे में स्पष्ट रूप से कहें, ये जो वीकर सेक्शन होगा, जो हम वीकर सेक्शंस हमेशा जो है स्ट्रॉन्गर से वह सदा के लिए चला जाता है। वीकर सेक्शंस होगा और जो स्ट्रॉन्गर सेक्शन उसका नेचर क्या होगा? वो नेचर होगा एक ही टाइप का, लेकिन काइंड अलग होगा। टाइप एक ही है लेकिन उसकी प्रकार अलग होगा। और वह जो स्ट्रॉन्गर सेक्शन है वह इस प्रकार की यदि डिफरिंग काइंड के तरफ यदि वह वर्क करता है तो निश्चित रूप से जो वीकर सेक्शन होगा वह समाप्त हो जाएगा सदा के। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सूरज की रोशनी की बात करें और एक कैंडल लाइट की बात करते हैं तो सूरज की रोशनी स्ट्रॉन्गर है और कैंडल लाइट वह वीकर है। स्ट्रॉन्गर एक वीकर के सामने सदा के लिए उसकी लाइट की प्रभाव जो है हमको दिखाई नहीं पड़ता। सूरज के सामने यदि हम कैंडल जला कर रख दें तो कैंडल की लाइट की प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता। सिर्फ सूरज की प्रकाश को ही हम लोग समझ पाते, लेकिन दोनों अलग है। सूरज अलग है और कैंडल अलग है। दोनों का प्रकार जो है काइंड है वह डिफरेंट है, लेकिन जो लाइट है ये दोनों की लाइट में सिमिलरिटी। उसी प्रकार से हमारे हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो सिम्टम्स उभर के आया है वह सिम्टम्स और जो बीमार व्यक्ति विशेष हैं, जो पेशेंट है, रोगी हैं, उनकी जो सिम्टम्स है दोनों को जब सिमिलरिटी मिलाते हैं तो मेडिसिनल जो फोर्स है वह स्ट्रॉन्गर होने के कारण जो वीकर जो सेक्शन है वह सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो यही नेचर्स का क्योर का एक डेफिनेशन है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स। इसीलिए हमारे और सिस्टम के लिए जो क्योर का डेफिनेशन जो निकल के आया है, इसी से ये सिमिलियर सिमिलिबस क्यूरेंचर लॉ ऑफ सिमिलर, व्हिच मींस लाइक्स आर क्योर्ड बाय लाइक्स। तो इसी प्रकार से हमारे सिस्टम के माध्यम से नेचर्स लॉ ऑफ क्योर लाइक क्योर्स लाइक के बेसिक प्रिंसिपल के माध्यम से ही हम डिजीज को क्योर कर पाते हैं। जिस डिजीज के हम क्योर कर पाते हैं अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये डिजीज जो है ये हेनिमैन साहब के द्वारा जो क्लासिफाइड किया गया है वह क्या है। सबसे पहले हम लोग समझें ये एज ए होल डिजीज दो प्रकार का, वह एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक। एक्यूट डिजीज क्या है? दिस कम ऑन सडनली हैव ए रैपिड कोर्स, फिनिश देयर कोर्स क्विकली, ending in recovery or death of the patients. In acute manifestations, the vital functions are often restored to complete harmony by and through their own power. Acute disease, हेनिमैन साहब के द्वारा जो कहा गया है, ये वह क्या है जिसका नेचर सडनली अटैक करता है, अचानक रैपिड कोर्स करता है, बहुत ही तेजी से, और जो बहुत ही फिनिश भी जो करता है बहुत ही क्विकली, तेजी से। रिकवरी भी यदि हम लोग सही रूप से देखें तो एक्यूट डिजीज की रिकवरी भी बहुत ही तेजी से होता है, लेकिन यदि हम सही रूप से इलाज नहीं कर पाते
नहीं तो एंड में जाकर के पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। यही डेफिनेशन है। इसलिए कहा जाए इन एक्यूट मैनिफेस्टेशन द वाइटल फंक्शंस आर often restored to complete harmony by and through their own power। इसलिए वाइटल फंक्शंस जो हमारी जो है वह कंप्लीटली उसकी पावर से ही, अपने पावर से ही वो डिजीज को ठीक करने में सक्षम होता है। द एक्विड डिजीजेस आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 प्रकार की एक्विड डिजीज है। पहला जो इंडिविजुअल क्या है? ओनली द इंडिविजुअल पर्सन सफर्स एट डिफरेंट टाइम्स। यदि व्यक्ति विशेष, कोई एक व्यक्ति विशेष यदि डिफरेंट टाइम में यदि वह सफर करता है उस खास लक्षण के साथ बीमारी में, तो उस टाइप की डिजीज जो है वह एक्यूट डिजीज कहलाएगा। दूसरा स्पोरेडिक, दिस अफेक्ट्स सेवरल पर्सन्स एट डिफरेंट लोकेलिटीज बट एट वन टाइम एंड विथ सिमिलर सफरिंग। जो स्पोरेडिक है, जो दूसरा प्रकार है वो क्या है? ये सेवरल पर्सन्स यदि डिफरेंट लोकेलिटी में जाकर के यदि सिमिलर सिम्टम्स के माध्यम से एक ही टाइम में यदि वह सफर कर रहा है डिफरेंट लोकेलिटी में जाकर, तो ऐसे कंप्लेंट्स को हम लोग स्पोरेडिक डिजीज से जानते। और तीसरा जो होता है वह है एपिडेमिक डिजीज। It affects many persons with similar suffering due to the same case। Epidemic क्या है? यहाँ पर सिमिलर अवस्था में सिमिलर साइन एंड सिम्टम्स के माध्यम से सफर करता है, लेकिन एक साथ मैनी पर्सन, बहुत सारे पर्सन एक साथ सफर मिलाते। और ऐसे कंडीशन में जब भी कोई बीमारी एक्यूट कंडीशन में समाज में फैलता है तो हम लोग एपिडेमिक डिजीज के रूप में जानते। तो ये 3 प्रकार जो डिजीज है, इंडिविजुअल, स्पोरेडिक एंड एपिडेमिक, ये तीनों डिजीज जो है एनिमल साहब के द्वारा एक्यूट डिजीज के रूप में अलग अलग हम लोग इंटरप्रिटेशन यहाँ पर देख रहे हैं। यही एपिडेमिक डिजीज जो बीच में हम लोग कोरोना वायरस को देख रहे थे, इसके वह सिमिलर सफरिंग से पूरे देश दुनिया में फैल गया था, इसलिए इसको हम लोग पैंडेमिक रूप दिए थे। नेक्स्ट वह है क्रॉनिक डिजीजेस। इट इज कॉज्ड बाय द डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स ड्यू टू द क्रॉनिक माइग्रेन्स। क्रॉनिक डिजीज, इनमें साहब ने क्या कहा कि क्रॉनिक डिजीज जो है इसकी जो वाइटल फोर्स डिरेंजमेंट करने की जो क्षमता है वह बहुत ही डायनेमिक होता है और वह क्रॉनिक माइजम कहलाता है, जो क्रॉनिक डिजीज को उत्पन्न करने की क्षमता है, जिसको हम लोग माइजमेटिक कॉजेशन कहते हैं, जो क्रॉनिक डिजीज को उत्पन्न करता है। इट इज कैरेक्टराइज, कैसा कैरेक्टर होगा? इट इज कैरेक्टराइज द वाइटल फोर्स अलोन इफ नॉट ट्रीटेड इट डिस्ट्रॉयज द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द लॉन्ग रन। यदि ये लॉन्ग टाइम तक जा करके ये अपने प्रभाव से, माइजम के प्रभाव से, जो माइजम एनिमल साहब के द्वारा क्रॉनिक डिजीज की मूल डिजीज का कारण बताएं। मेन डिजीज का जो कारण है वो माइजम है, और माइजम को हम लोग आगे के सेमिनार में स्टडी करेंगे। वह माइजम एक्चुअली जो डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट है, जिस डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट के क्रॉनिक डिजीज में एनिमल साहब के सामने इसको मूल कारण के रूप में, मेन कॉजेशन के रूप में उन्होंने बताए हैं। तो ऐसे माइजम जब किसी व्यक्ति विशेष यदि सफर करता है और वह उसकी ऑर्गेनिज्म लॉन्ग रन तक, बहुत दिनों तक वह डिस्ट्रॉय करते ही रहता है, यदि वह सही रूप से यदि एंटी माइजमेटिक ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए
तो एक समय आता है जो वह डेथ कर जाता है, अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। लेकिन एक्यूट डिजीज में क्या है, यदि हम प्रॉपर इलाज करते हैं तो पर भी और नहीं भी करते हैं और उसकी एक सर्टेन पीरियड में यदि सडनली अटैक हुआ है तो वो अपने समय बिता करके वह ठीक हो जाता है। लेकिन क्रॉनिक डिजीज के बारे में कहा गया है ये वह तभी ठीक हो पाएगा जब हम उसकी मूल कारण क्रॉनिक डिजीज का जो मायाजम है उसकी ट्रीटमेंट जब तक हम नहीं करेंगे, है ना, उसके माध्यम से जब हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तब तक क्रॉनिक डिजीज ठीक होने की संभव नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग समझेंगे ये वेराइटीज क्या है, ये क्रॉनिक डिजीज की कितने प्रकार के वैरायटी हम लोग देखेंगे। पहला प्रकार आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज। आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज क्या है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लॉन्ग कंटिन्यूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉन होम्योपैथिक ड्रग्स। होम्योपैथिक ड्रग्स हम लोग जानते हैं जी, ये डायनेमिक फॉर्म में है, एनर्जेटिक फॉर्म में है, लेकिन एक्सेप्ट होम्योपैथी जितनी भी मेडिकल साइंस है वो सभी मेडिसिन जो है वो क्या है, क्रूड फॉर्म में है और वह स्थूल अवस्था में, और स्थूल अवस्था में होने के कारण ये जो है जो अपना इफेक्ट जो भी देता है वह बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। एनिमल साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है ये जब तक पेशेंट को हम लोग डायनेमिक एनर्जेटिक मेडिसिन, हम लोग पोटेंटाइज मेडिसिन सूक्ष्म मात्रा में सिमिलर सिम्टम्स के आधार पर, इंडिविजुअल के आधार पर प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे तब तक योग की ओर संभव नहीं। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हम लोग के क्लिनिक में आते हैं ये वह नॉन होम्योपैथिक ड्रग लेकर के आता, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी कुछ भी ले लीजिए, वह नॉन होम्योपैथिक है, क्रूड फॉर्म में है वो मेडिसिन, और लॉन्ग कंटिन्यूड यदि कोई क्रूड फॉर्म में होम्योपैथिक मेडिसिन के अलावा कोई दे करके आया है और वह बीमारी से सफर कर रहा है, कंप्लेन से सफर कर रहा है, तो वह है आर्टिफिशियल क्रॉनिक। वो खुद का नहीं है, वो मेडिसिन से तैयार, मेडिसिन की साइड इफेक्ट से, बैड इफेक्ट से वो तैयार हुआ है। इसलिए उस टाइप की कंप्लेंट्स यदि क्लिनिक में हम लोग देखें हम लोग उसको कहेंगे आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज। इसलिए हम लोग केस जब भी लिखते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं ये पेशेंट इसके पहले कहाँ से किस प्रकार से इलाज करा रहा था, और यदि हम लोग देखेंगे कि नॉन होम्योपैथिक ड्रग से ट्रीटमेंट हुआ है तो जान दीजिए जो नॉन होम्योपैथिक ड्रग का साइड इफेक्ट, बैड इफेक्ट निश्चित रूप से होता है, और उसके चलते जो बीमारी कंटिन्यू करता है क्रॉनिक रूप में उसको हम लोग एनिमल साहब के अनुसार आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज के रूप में जानेंगे। दूसरा जो है वह है फॉल्स क्रॉनिक डिजीज। फॉल्स क्रॉनिक डिजीज में कई डिवीजन है। क्या है उसमें, हम लोग पहला डिवीजन जो देखेंगे वह है इट इज कॉज्ड बाय मेनी मेंटेनिंग फैक्टर्स। मेंटेनिंग कॉज जिसको हम लोग कहते हैं, जो हम अपने लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए, हम लोग सरवाइव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ न कुछ हम लोग खान पान, रहन सहन, हर कुछ में है ना कुछ न कुछ हम लोग चेंज करते रहते, और यदि वह चेंज करने में, मेंटेनेंस करने में किसी भी तरह का यदि प्रॉब्लम हुआ है तो वो भी एक अंतिम में जा करके ये मेंटेनिंग कॉज, मेंटेनिंग फैक्टर्स हमारे क्रॉनिक डिजीज के रूप में अवस्थान कर जाता है। तो उसमें पहला है प्रोलॉन्ग एब्स्टिनेंस फ्रॉम थिंग्स नेसेसरी फॉर लाइफ। जो जरूरी है हमारे जीवन के चलाने के लिए उसमें हम कमी करते हैं। तो एक वर्ड में यहाँ पर हम लोग ऐसे समझें, जो हमारा लाइफ प्रोसेस चलाने की जो बैलेंस डाइट की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है, फैट की जरूरत
जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, विटामिन की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, जो 6 बैलेंस डाइट है, उस बैलेंस डाइट को प्रॉपरली हम नहीं दे पाए। कहीं न कहीं अपने लेने में हम मिस किए हैं और जिसका नतीजा हम हमारा वो मेंटेनिंग कॉज के रूप में उपस्थित हो गया और हम बीमार हो गए। इस टाइप की बीमारी जो है वह मेंटेनिंग कॉज के माध्यम से हुआ है, तो उसको भी हम लोग फॉल्स डिजीज के रूप में जाने। दूसरा, इंडल्जेंस इन अल्कोहल। कोई ऐसे व्यक्ति भी सही जो बहुत दिनों से अल्कोहल के आदी हो चुका है, हैबिचुएट हो चुका है ना, और उसके बाद वह बीमार, एक्सेसिव मात्रा में अल्कोहल लेने की आदी है, तो ऐसी अवस्था भी क्रॉनिक डिजीज उत्पन्न करने में सक्षम है। इसलिए इस प्रकार की डिजीज भी यदि हम लोग देखें तो जो मेंटेनिंग कॉज के अंदर आता है वो भी मेंटेनिंग कॉज के अंदर आता है, जो अल्कोहल। नेक्स्ट, ड्वेलिंग इन मर्सियल एरिया। ऐसे जगह पर हम बास कर रह रहे हैं जहाँ पर डैम्प है, डैम्प बेसमेंट है, डैम्प वगैरह है, पानी जलाशय अगल बगल में पड़ा हुआ है और घर उसके चलते डैम्प है, वेल वेंटिलेशन नहीं है ना, कच्चा घर है, तो इस टाइप की एरिया में रह करके भी हम बीमार हो सकते हैं। और ऐसे बीमारी यदि हमारे मेंटेनिंग कॉज के अंदर आता है, क्योंकि हम खुद अपने कारण से बीमार हुए, जहाँ पर रहना नहीं चाहिए हमें, वहाँ हम रह गए, तो वहाँ पर निश्चित रूप से हम बीमार पड़ेंगे और यही कारण वो मेंटेनिंग कॉज के रूप में दिखाई पड़ता है। तो ये भी फॉल्स क्रॉनिक डिजीज के अंदर ही होगा। कंटिन्यूड एक्सपोजर टू नॉक्सियस इन्फ्लुएंस। बहुत सारे ऐसे पॉइजनस चीज है जो हम लोग केमिकल है, आर्टिफिशियली बहुत बहुत कुछ हम लोग आजकल जीवन शैली में देख रहे हैं, हम लोग बहुत कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं, जो हमें शुद्ध वातावरण नहीं मिल रहा, फ्रेश एयर नहीं मिल रहा, और ऐसे नॉक्सियस एजेंट से हम लोग बराबर कुछ न कुछ सामना कर रहे हैं। और ये नॉक्सियस एजेंट जो है, जो टॉक्सिन है, जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है, डिजीज को उत्पन्न करने के काम करता है, और ऐसे अवस्था से यदि हम नहीं बचें तो हम निश्चित रूप से डिजीज का शिकार हो जाएंगे और वह डिजीज ही अंत में जा करके धीरे धीरे एक क्रॉनिक डिजीज का रूप ले लेगा। तो ये भी कारण हमारा क्रॉनिक डिजीज का बनता है। लेक ऑफ एक्सरसाइज एंड ओपन एयर। यदि हम एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं करते, प्रॉपरली जो ओपन एयर है, खुला वातावरण है, जो हमें मिलना चाहिए, जहाँ फ्रेश एयर मिलना चाहिए, सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलना, तो हमारे लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए ऑक्सीजन जो है, मेरा जो प्राण वायु है, वो बहुत जरूरी है। इसके बिना हमारा कोई भी सेल टिश्यू के निर्माण संभव नहीं है, हमारा लाइफ प्रोसेस चल नहीं सकता। कोई सी जगह पर है ना हम लोग रह रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, ओपन एयर में हम ठीक से जा नहीं पा रहे, फ्रेश एयर ले नहीं पा रहे, तो ये भी बीमारी का बहुत बड़ा कारण बन जाता है ना, वह मेंटेनिंग कॉज के अंदर ही आता है। तो ये कारण ही क्रॉनिक डिजीज का रूप ले लेता है। नेक्स्ट, वह ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी। यदि हम ओवर एक्सर्शन कर रहे हैं, मन और शरीर, मन जिस हिसाब से काम कर लेना चाहिए हम कुछ ज्यादा ही ले लिए, मतलब कोई भी मानसिक वर्क, टेंशन, वरी, कुछ भी है ना, ग्रीव, कुछ भी हो सकता है, मानसिक अवस्था, या पढ़ाई लिखाई कोई भी वर्क करने जा रहे हैं तो मानसिक रूप से ज्यादा ही वर्क कर दिए हम लोग, तो उसमें भी हम बीमार पड़ सकते हैं। और ये मानसिक वर्क यदि लगातार लॉन्ग कंटिन्यू यदि हम लोग करते रह गए तो निश्चित रूप से आगे चल करके एक क्रॉनिक डिजीज का शिकार हो जाएंगे। हमारा बॉडी जितना हमको काम करना चाहिए, जितना हमारा बॉडी हमारे हिसाब से लोड लेगा, है ना, उससे कई गुना अधिक हम हमारी बॉडी से वर्क ले रहे हैं, काम ले रहे हैं, बॉडी हमारा एग्जर्शन हो रहा है, थक रहा है, थकान हो रहा है, और ऐसे कंडीशन में भी हम लोग यदि बीमार पड़ रहे हैं और इस वजह
प्रिवेंशन को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, तो यही अंतिम में जा करके बीमारी का कारण बन जाएगा। तो ये मेंटेनिंग कॉज के चलते हम बीमार पड़ते, इसको भी हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट, अंतिम, लिविंग इन ए कंस्टेंट ऑफ वरी एंड एंजाइटी, घबराहट, चिंता, फिक्र, है ना, टेंशन, मेंटल शॉक, ग्रीफ, कुछ भी हमारे इमोशनल सप्रेशन स्टेप हम लोग यदि लगातार अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उससे भी हम आगे चल करके बीमार पड़ जाएंगे। ये भी हमारा मेंटेनिंग कॉज के अंदर आता है। और जब हम केस टेकिंग करें तो इसमें जरूर हम लोग ध्यान दें, ये जो 7 फैक्टर जो आप लोग को बताया गया, ये ऐसे अनगिनत बहुत सारे ऐसे फैक्टर और भी है जो हम इस पर हमारी जरूरत है हमें ध्यान देने का, और उसकी कोई भी इस टाइप की हमारे अगेंस्ट नेचर, एक बार हम लोग समझे, ये नेचर के अगेंस्ट में हम कुछ भी कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं, एक्सेसिव मात्रा में कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम बीमार पड़ेंगे, और बीमारी का कारण मेंटेनिंग कॉज होगा। तो एक कॉज के चलते जब हम बीमार पड़ते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फॉल्स क्रॉनिक डिजीज। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इस पर हमको एज ए फिजिशियन ध्यान देना होगा। पेशेंट की लाइफ हिस्ट्री लिखने के क्रम में, टेस्टिंग करने के समय में, जैसे कोई भी इस टाइप की कंडीशन आप उस पेशेंट के साथ देख रहे हैं, तो सबसे पहला हम लोगों का उद्देश्य है एज ए फिजिशियन ये उस मेंटेनिंग कॉज को रिमूव करना है। यही मेंटेनिंग कॉज रिमूव नहीं करते, यही क्या करता है, ऑब्स्टेकल्स टू क्योर हो जाता, क्योर की बाधाएं हो जाती है। और इस मेडिसिन के साथ साथ हम लोग यदि उसकी इस टाइप की कॉजेशन को यदि हम लोग एडवाइस कर देते हैं, या आपको ऐसे नहीं ऐसे चलना है, ऐसे करना है, और इस टाइप के कारण, इसके कारण आप बीमार पड़े हैं और इस पर आप ध्यान दीजिए, और पेशेंट यदि उस पर ध्यान देता है तो आपका जो फॉल्स क्रॉनिक डिजीज हुआ है, मेडिसिन के साथ साथ मेंटेनिंग कॉज भी धीरे धीरे जाएगा, और आप पेशेंट बिल्कुल क्योर हो जाएगा। अब आइए ट्रू क्रॉनिक डिजीज, जो डिजीज है वो ट्रू सही माने में बीमारी जो है पुराना, उसके पीछे ह्यूमन साहब ने ट्रू कारण किया। तो हम इसको फॉल्स देखे, अब हम लोग ट्रू कारण देखेंगे, ये किस कारण से बीमारी उत्पन्न हो, सही कारण क्या है। तो इट इज ड्यू टू क्रॉनिक माइजम्स, या स्पष्ट है जो क्रॉनिक माइजम के चलते ही वह बीमार हम कर रहे हैं। और वह क्रॉनिक माइजम क्या है, वो ये हैनिमैन साहब का दिया हुआ वो माइजम जो सोरा साइकोसिस एंड सिफिलिस। It requires one or more specific homeopathic remedies for its complete eradication. Otherwise, it goes on with ever increasing sufferings in spite of the best mental and physical regimen. The patient ultimately succumbs because the most robust constitution, well-regulated mode of living, and vigorous energy of the vital force are non-miasmatic. जो chronic miasm है, जो chronic miasm है, उस पर हैनिमैन साहब ने जो बात रखे हैं क्रॉनिक डिजीज के मूल कारण के रूप में, उस माइजमेटिक ट्रीटमेंट की तो जरूरत है ही, उसके बिना कभी क्योर हो संभव नहीं है। इसलिए यदि फिजिकली और मेंटली कोई भी व्यक्ति विशेष यदि सफर करता ही है, कोई भी बीमारी होम्योपैथिक में जो सफर करता है, जो हम लोग का मानना है, ये हर व्यक्ति विशेष सफर करता है एज ए पेशेंट, मतलब मेंटली एंड फिजिकली दोनों ही वो बीमार है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। और इस टाइप की क्रॉनिक माइजम क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनली न हमें बीमार कर देता, मतलब एज ए होल व्यक्ति विशेष को बीमार कर देता है ना। वह उसकी मिजाज से लेकर के, उसकी मेकअप ऑफ द बॉडी से लेकर के, उसके डायथिसिस से लेकर के, हर चीज में उसकी चेंजेस ला के रख देता है। और जो बिना मेडिसिन का, बिना कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, माइजमेटिक ट्रीटमेंट के बिना कभी वो ठीक संभव नहीं होता है। तो ऐसे
अवस्था में जो है हमें ध्यान देने की जरूरत है। जो मायाजम है उसे हमें इरेडिकेट करना है, परमानेंटली करना है, तभी जाकर के हम ठीक कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारे ऐसे डिजीज नॉन मायाजमेटिक भी हम लोग देखेंगे, वह फॉल्स जिसको स्यूडो जो नहीं है, ड्रग के माध्यम से आया है, बहुत सारे ड्रग लेकर के उसमें भी फॉल्स क्रॉनिक डिजीज उत्पन्न कर रहा है, वो नॉन मैथमेटिक में आ जाएगा, है ना। ऑक्यूपेशनल है, ये हमारे धंधा जो कर रहे हैं उस धंधा के रिलेटेड हमारे बीमारी उत्पन्न है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम अभी कंप्यूटर में एसी रूम में बैठ करके घंटों घंटों हम काम कर रहे हैं, आज भी अभी जो बहुत ज्यादा चला है, तो स्वाभाविक रूप से आई में प्रॉब्लम होगा, स्वाभाविक रूप से हम ठंड में बराबर रहेंगे और बाहर निकलेंगे गर्मी मौसम गर्म वेदर मिलेगा तो हम चेंज ऑफ वेदर से लॉन्ग कंटिन्यू हम लोग इसी वर्क करेंगे। आप कंप्यूटर की जो काम कर रहे हैं उसके सामने बराबर घंटों घंटों हम देख रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आई में स्ट्रेस पड़ता है, आई में प्रॉब्लम होता है, विजन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। तो इस टाइप की हमारे ऑक्यूपेशनल ही है, बहुत सारे व्यक्ति विशेष होते हैं जिनकी नाइट ड्यूटी होता है ना, वो रात में जग करते हैं, दिन में सोते हैं, रात में जग। और जो हमारा नेचर कहता है वह जो है एगेंस्ट नेचर होगा। नेचर कहता है कि दिन में आप जो भी काम करें, रात में आपको सोना है, नींद जाना है, और तभी जाकर के जीआईटी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सही रहेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। ऐसे बहुत सारे अनगिनत ऑक्यूपेशनल डिजीज होता है जो हम जिससे क्रॉनिक डिजीज हो जाता है, और वह मार्जिन नहीं भी है, लेकिन तो पर भी इस टाइप की कारण होने के कारण नॉन मैथमेटिक डिजीज, और चाहे वो ड्रग के माध्यम से हो, ऑक्यूपेशन के माध्यम से हो, बहुत सारे ऐसे फॉल्स जो हम नहीं चाहते हुए भी हमको करना पड़ता, और वो लॉन्ग कंटिन्यू उस चीज पर हमको इन्वॉल्व होना पड़ता, और उसके चलते क्रॉनिक डिजीज से, बीमारी से हम सफर करते रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक सफर करते रहते हैं। इसका नतीजा ये भी क्रॉनिक डिजीज में भी जो है नॉन मैथमेटिक क्रॉनिक डिजीज होता है। लेकिन यदि वह मैथमेटिक में जो मूल कारण जो एनिमेन साहब ने कहा है, सिंगल मैथमेटिक डिजीज जो सोरा है, साइकोटिक है, सिफिलिस है, इसके माध्यम से यदि हम बीमार कर रहे हैं तो ये भी क्रॉनिक डिजीज है। लेकिन ये क्रॉनिक डिजीज जब तक हम एंटी सोरा, एंटी साइकोटिक, एंटी सिफिलिस, ये मैथमेटिक रेमेडी जब तक हम प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, इंस्टीट्यूशनल मैथमेटिक ट्रीटमेंट जब तक हम नहीं देते हैं, तब तक कभी भी हम क्योर नहीं कर सकेंगे। इसलिए सिंगल मैथमेटिक डिजीज, कोई सोरा से सफर कर रहा है, कोई साइकोटिक से कर रहा है, कोई सिफिलिस कर रहा है, सिंगल माध्यम से सफर कर रहा है, तो उसके माध्यम से भी हम लोग बीमार पड़ते हैं, इस पॉजिशन के माध्यम से बीमार पड़ते हैं। क्योंकि मायाजम का डेफिनेशन ये है कि मायाजम जो है एक डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट है, और डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट के माध्यम से हम क्रॉनिक डिजीज से सफर करते हैं। अब आइए, ये ऐसे मैथमेटिक जो क्रॉनिक डिजीज को उत्पन्न कराता है, उसमें कंपाउंड क्रॉनिक डिजीज भी होता है, जिसमें कंपाउंड क्रॉनिक डिजीज में डिजीज ऑफ फ्यू सिम्टम्स, कुछ सिम्टम्स, थोड़ा बहुत सिम्टम्स, एक आध चार सिम्टम्स, और बाद बाकी कोई सिम्टम्स उत्पन्न नहीं है, जिसको हम लोग वन साइडेड डिजीज कहते हैं। आपके द्वारा ये वर्णन किया गया है जो वन साइडेड डिजीज है, और ये फ्यू सिम्टम्स के माध्यम से ही वो बार बार आता है, और ऐसे डिजीज भी हमारा क्रॉनिक डिजीज के अंदर ही आता है। मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स, इंसेनिटी, हेडेक, ये सब जो कहा गया है, ये सब डिजीज भी जो है कुछ क्रॉनिक डिजीज, कंपाउंड क्रॉनिक डिजीज के अंदर है, लेकिन इसकी सिम्टम्स बहुत कम होता है, और ये भी हमारे क्रॉनिक डिजीज का कारण बनता है नहीं। तो ये सभी एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज का जो प्रकार, जो क्लासिफिकेशन एनिमेन साहब के द्वारा वर्णन किया गया है, हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में इसी डिजीज को हमको समझना है, और ये डिजीज को हम समझ करके ही हम आगे हम लोग केस टेकिंग करेंगे, उसको समझेंगे, और उसके हिसाब से इसको हम लोग
कैटेगरी में रख करके उस कैटेगरी को समझ करके हम पेशेंट को हम लोग एडवाइस करते हैं, पेशेंट को प्रॉपर हम लोग ट्रीटमेंट देने का काम करते हैं। जब तक ये हेनीमैन साहब के द्वारा जो डिजीज का जो क्लासिफिकेशन है, जब तक इसका कंसेप्ट हमें क्लियर नहीं रहेगा, तब तक हम प्रैक्टिस में जाकर के ये समझ नहीं पाएंगे जो कौन सा डिजीज किस प्रकार से है, उस पेशेंट के अंदर कौन सा डिजीज है, फॉल्स क्रॉनिक डिजीज है, आर्टिफिशियल डिजीज है कि एक्यूट डिजीज के अंदर ही आता है कि मेंटेनिंग कॉज बना हुआ है, क्या बना हुआ है, कि वन साइडेड डिजीज के रूप में बना हुआ है, किस टाइप का बना हुआ है। जब तक हम इसका कंसेप्ट हमें क्लियर नहीं होगा, तब तक हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। सभी का ट्रीटमेंट जो है एक अपना अपना एक नियम है, जिस नियम के अनुसार मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने की जरूरत पड़ता है, मैथमेटिक रेमेडी देने की जरूरत पड़ता है, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के रूप में हम लोग सोचते हैं, जरूरत पड़ता है तो उसको हम लोग एज ए होल फैसिलिटी ऑफ सिम्टम्स के माध्यम से भी उसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इंटरकरेंट रेमेडी के रूप में जब ये देना चाहेंगे तो फिर उसकी हमको समझना पड़ेगा कि कहाँ पर जाकर के वो डिजीज को क्योर करने में बाधाएं आ रहा है, ऑब्स्टेकल्स आ रहा है, उस ऑब्स्टेकल्स को पकड़ने की हमें मदद करेंगे। जब तक हम ऑब्स्टेकल्स को हम नहीं पकड़ेंगे, जब तक उसकी बाधाएं को हमको समझ में नहीं आएगा, ये जो क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहा है, तो उस बाधा को टारगेट करके हम निश्चित रूप से हमारे सिस्टम के अंदर जो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन का जो आर्ट है, जो आगे हम लोग इस वेबिनार के अंदर ही हम धीरे धीरे आप लोग को एक के बाद एक बताएंगे ये कैसे हम लोग आगे जाकर के डिजीज को समझेंगे, उसको टेस्टिंग करेंगे उसके प्रॉपर वे में, और उसकी फैसिलिटी बना करके कैसे हम लोग पैसन के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से सिंगल मेडिसिन पर प्रिस्क्राइब करेंगे, कैसे हम इंटरकरेंट रेमेडी देने के काम करेंगे, किस अवस्था में करेंगे, सारा चीज इसी वेबिनार की सीरीज में आप लोग को हम आगे बताने जा रहे हैं। और नेक्स्ट जो सेमिनार है, जो डिजीज का जो मूल कारण जो हेनीमैन साहब ने कहा है मायाजम है, तो हम लोग नेक्स्ट सेमिनार में मायाजम की कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, और मायाजम की कंसेप्ट जब क्लियर होगा तो फिर आगे हम उसका केस टेकिंग का जो वेबिनार है वो आप लोग को देने का काम। तो नेक्स्ट जो 11/9/2024 3 बजे से 4 बजे हम लोग एक कंसेप्ट ऑफ मायाजम, सोरा साइकोसिस, ट्यूबरकुलर सिफिलिस एंड कैंसर, मायाजम का कंसेप्ट देख करके आपके सामने आएंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे ये मायाजम एक्चुअली है, यानी मायाजम की क्या कैरेक्टर है, जिस कैरेक्टर के माध्यम से हम समझेंगे कि ये सोरा है, ये साइकोसिस है, या ट्यूबरकुलर है, ये सिफिलिस है, कैंसर मायाजम है। कुछ कैरेक्टर आपके सामने हम रखेंगे, जो कैरेक्टर के माध्यम से मूल रूप से हम लोग प्रैक्टिस में जाकर के हम लोग क्रॉनिक डिजीज की जो कारण बना हुआ है वह डिफरेंट मायाजम, इसकी कैरेक्टर की समझ करके हम लोग डायग्नोसिस करेंगे, मैथमेटिक एनालिसिस करेंगे, और इसके हिसाब से एंटी मैथमेटिक ड्रग दे करके, मेडिसिन दे करके और पेशेंट को क्योर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट जो वेबिनार है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। थैंक यू। Thank you, sir, for the session and thank you for the learning. नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करते हैं हम लोग और आगे के सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।